हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार। बहुत दिनों से आप लोगों की मांग थी और 2 दिन बाद परीक्षा भी होने जा रही है। बीपीएससी 142 इसके अंदर है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। इसके अंदर इग्नू का जो ब्लॉक है, खंड 1 प्रस्तावना इंट्रोडक्टरी ब्लॉक है, जिसके अंदर यूनिट 1 भारत की विदेश नीति का अभ्युदय, इमरजेंस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। यूनिट 2 भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व, द डिसाइडिंग एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़। तीसरा, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत और उद्देश्य। थर्ड वन, द इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एम एंड थ्योरीज। यूनिट 4 भारत की विदेश नीति के निर्माण, संस्था एवं तंत्र, द मेकिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम। प्रमुख शक्तियों के प्रति भारतीय नीति, अमेरिका के प्रति भारत की नीति, इंडियाज़ पॉलिसी टुवार्ड्स अमेरिका, रूस के प्रति भारत की नीति, इंडियाज़ पॉलिसी टुवार्ड्स रसिया, चीन के प्रति भारत की नीति, इंडियाज़ पॉलिसी टुवार्ड्स चाइना, भारत की दक्षिण एशिया नीति, साउथ एशिया पॉलिसी ऑफ इंडियाज़ पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति, अन्य पड़ोसी देशों के प्रति नीति। 10 भारत और आसपास के क्षेत्र, भारत की एक्ट ईस्ट नीति, इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत केंद्रीय और पश्चिम एशिया, इंडिया सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। यूनिट 12 अफ्रीका दक्षिण अमेरिका के प्रति भारत की नीति, इंडियाज़ पॉलिसी टुवार्ड्स अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। उसके बाद यूनिट 5 वैश्विक दुनिया में भारत की चिंताएं, इंडियाज़ कंसर्न इन वर्ल्ड, सुरक्षा के खतरे, सिक्योरिटी थ्रेट वातावरण के खतरे, इन्वायरमेंटल थ्रेट आर्थिक खतरे, फाइनेंशियल थ्रेट। ये आपका सिलेबस हो जाता है। अब इस पे कुछ प्रश्न आए हैं जिससे कि आप समझ जाएं विदेश नीति क्या होती है और इस समझ से आप परीक्षा में अच्छा कीजिए। असाइनमेंट अभी इसका आया नहीं है, इसलिए उसके प्रश्नों को फ़िलहाल मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जब आ जाएगा तो कर दूंगा फिर से। अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं इग्नू के। जैसा कि आपको पता है कि स्टेट फॉरवर्ड पब्लिशर द्वारा स्पॉन्सर्ड क्लास होता है, इसलिए आशा करता हूं कि अधिक से अधिक अपने मित्रों को बताइए और देखिए और अपना रिमार्क्स कमेंट भेजिए, अपनी आवश्यकता भी भेजिए। कोई भी दिक्कत हो, ये गेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको डिफरेंट सोशल साइट्स पे, टेलीग्राम पे। जिसे नहीं मिलेगा तो हम इसको थ्रू व्हाट्सएप भी उपलब्ध कराते हैं, ऑफिस में संपर्क कीजिए। तो आज मैं प्रश्न लेके चल रहा हूँ कि भारत की विदेश नीति की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द जेनेसिस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो 2 बातें याद रखिएगा कि विदेश नीति को हम काल विहीन होकर नहीं पढ़ेंगे। यानी भारत का अपना अस्तित्व लगभग 3000 वर्षों का है, तो उस संदर्भ में नहीं देखेंगे, वो इतिहास का विषय हो जाता है। इतिहास वाले अलग अलग विदेश नीति पढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की विदेश नीति, वैदिक कालीन विदेश नीति हो सकता है, मौर्य की विदेश नीति, गुप्ता की, अकबर की विदेश नीति मध्यकाल में, ईस्ट इंडिया कंपनी की विदेश नीति। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक काल की विदेश नीति। तो पहला कि हमारा पढ़ने का दायरा छोटा हो गया और वर्तमान में रह के हम विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। तो जेनेसिस
तो कैसे इसकी उत्पत्ति हुई? हम सभी जानते हैं कि भारत की विदेश नीति 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वही थी जो ब्रिटेन की थी, क्योंकि हम उसके उपनिवेश थे, और उसी का परिणाम था कि बिना हमारे पूछे हुए प्रथम विश्व युद्ध 1914 में भारत भी ब्रिटेन की तरफ से लड़ा था, मित्र राष्ट्रों की ओर से। द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारत के नेताओं से पूछे बिना, कंसल्ट किए हुए बिना हमारी फौज को द्वितीय विश्व युद्ध में भी झोंक दिया गया था। लेकिन उस पर सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाया, और कांग्रेस की इंतरिम सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार इस्तीफा दे दिया, और फिर जाके समझौता हुआ। तो उस समय तक हमारी विदेश नीति अंग्रेज़ों की थी। दूसरी एक बात चुपके से डेवलप हो रही थी कि आज़ादी के आंदोलन का जो मुख्य नायक था वो कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर विदेश नीति पे एक अलग कमेटी थी जो विदेश नीति के बारे में सोचती थी, और एक दबाव बनाया जाता था सत्ता तंत्र को, यानी अंग्रेज़ों को, कि हमारी विदेश नीति या आप अपने लाभ के लिए भारत की फ़ौज, चूँकि भारत की फ़ौज है तो बट नेचुरल है कि उसकी सैलरी, उसके खर्चे भारत के लोगों के कर से लिए जाते थे, तो आप मनमाना नहीं कर सकते हैं। ये बात होती रही, और मूलतः भारत की विदेश नीति का जो प्राथमिक फेज है, जिसमें इसका जेनेसिस होता है, जिसमें इसका ओरिजिन होता है, वो आदर्शवाद का है। चूँकि आज़ादी हमें मिली एक आदर्शवादी महात्मा के नेतृत्व में, और वो महात्मा भारत के उन तमाम संस्कृति के का संश्लेषण करके अपना विचार का निर्माण किया था, जिसमें पश्चिम के भी बहुत सारे विद्वानों का प्रभाव था। महात्मा की यानी कोई और नहीं, महात्मा गांधी, जिनका असीम श्रद्धा वसुधैव कुटुंबकम में थी। अंधभक्ति नहीं थी गांधी के राष्ट्रवाद में, गांधी मानवतावाद के पैरोकार थे। तो ये इस फेज़ में जेनेसिस जो हुआ, इसकी उत्पत्ति जब हुई तो वो सर्व मंगल की कामना से हुई, और एक आदर्शवादी विदेश नीति के रूप में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने इसका प्रकटीकरण किया, इसको एक्सप्रेस किया, इसको बताया। 1946 में पंडित नेहरू जो भारत के पुनः इंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हो गए थे और संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से कुछ बातों को विदेश नीति के तौर पे उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया, और 7 सितंबर 1986 को एक अपने प्रसारण में बिल्कुल आदर्शवादी विदेश नीति की बात की। और ये विदेश नीति भारत की जो थी, उसके जो प्रमुख तत्व थे, क्योंकि सत्ता तंत्र पे नेहरू आए, तो नेहरू उस समय विश्व दो भाग में बढ़ चुका था। एक तरफ साम्यवाद का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था, और दूसरी ओर पूंजीवाद का नेतृत्व अमेरिका और ब्रिटेन कर रहे थे। तो नेहरू जी ने दोनों के पक्ष में अपनी सहमति प्रकट नहीं की। दोनों वाद से अलग हटकर उन्होंने एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति की नींव डाली। वो जो अफ्रीकन देश आज़ाद हो रहे थे, या जो एशिया के हमारे सारे पड़ोसी जो आज़ाद हमारे साथ होते रहे, श्रीलंका हो तब, या पाकिस्तान तो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, और म्यांमार है, फिलीपींस है। तो तीसरी दुनिया की एक कल्पना की गई कि हम सब मिलजुल के अपने देश का नवनिर्माण करेंगे। इन शोषकों से
का पुनः हमारा उपयोग ना हो, इससे बचेंगे और हम अपने स्वाभिमान पे अपनी विदेश नीति बनाएंगे और अपने स्वाभिमान के साथ जिएंगे, अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे, जिसमें जो प्रमुख समस्याएं थी, कहीं नस्लीय भेदभाव था, कहीं भारत में जातिवाद प्रकाष्ठा थी, इन सारे तत्वों को हम नष्ट करके एक सर्वमंगलकारी विदेश नीति का निर्धारण करेंगे। दूसरी ओर कि जैसे ही आज़ादी मिली, आज़ादी के साथ हमारा जो बटके पड़ोसी गया पाकिस्तान, उसी समय से वो बहुत आक्रामक रहा और फटाफट वो पूंजीवादी शक्ति यानी जिससे आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ और अमेरिका के चंगुल में फंस गया। तो भारत लेकिन किसी चंगुल में न फंस के एक गंभीर राष्ट्र बनने की झलक भारत ने अपने पहले ही विदेश नीति में बता दिया। तो इस तरह से विदेश नीति एक दिन में बनने की चीज़ नहीं है, एक व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता है। विदेश नीति बनने में उसकी भौगोलिक, उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसका राजनीतिक समझ, ये सारे तत्व मिलके एक अच्छे विदेश नीति का निर्माण करते हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता विश्व के कुछ एक चंद बहुत अर्ली सिविलाइजेशन, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चीन की हो, चाहे वो ग्रीस यूनान की हो, उसके समकालीन भारत की सभ्यता रही है। और सदैव भारत चूँकि अहिंसा की भूमि रही है, यहीं बुद्ध भी हुए, यहीं जैन भी हुए, तो अलग अलग धर्म, अलग अलग विचार से देश बढ़ा। तो उन सारी चीज़ों पे, सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे विदेश नीति पे था, क्योंकि उन सारे परिप्रेक्ष्य में हमारे देश का निर्माण हुआ था। इसलिए वो सारी चीज़ें हमारे प्रारंभिक विदेश नीति में दिखती है, बल्कि आज भी बहुत अमूलचूल परिवर्तन विदेश नीति में नहीं होता है। आज भी हम किसी को हड़पना नहीं चाहते हैं। भारत का कोई इतिहास नहीं है कि दुनिया के किसी देश को हड़पाए। हम पाकिस्तान को 3 बार हराए और फिर भी हमने उससे कुछ हड़पा नहीं। हमने आज तक किसी पड़ोसी के 1 इंच ज़मीन को भी हड़पना चाहा, ये हमारी विदेश नीति नहीं रही है। या किसी को बरगलाकर या किसी को गलत ढंग से किसी भी पड़ोसी का हमने लाभ नहीं उठाया, सबको इस दुख में मदद किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कोरोना पेंडेमिक में हम विश्व के साथ टीका डेवलप किए और सारे लोगों को जितना भी हो सका हमने निःशुल्क अपने टैक्स पेयर के पैसे से दिया। वो भी विदेश नीति का पार्ट था। हमने व्यापार नहीं किया, हमने पहले मानवता को बचाने का प्रयास किया। तो ये झलक आरंभिक विदेश नीति में जब ये जन्म ले रहा है, उद्गम को मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से ये चीज़ें दिखती है, जिसको आज भी आप या कोई भी राजनीतिक विज्ञान का छात्र या समाज विज्ञान का छात्र या कॉमन आदमी भी जस्टिफाई कर सकता है कि हम उस दिन भी आदर्शवादी थे। हालांकि ये अलग बात है, उस आदर्शवाद की कीमत बहुत ही मतलब घिनौने ढंग से हमसे वसूला गया और एक इतना दिव्यमान, इतना विदूषक प्रधानमंत्री उस शोक से बच भी नहीं पाए। वो बाद में मैं चर्चा करूँगा। तो इस तरह से भारत की विदेश नीति लोकतांत्रिक मूल्यों पे, सर्वमंगल के द्वारा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर आगे बढ़ी। उस ढंग से इसका जन्म हुआ और इसको अगर किसी सिद्धांत में बांटते हैं तो हम बोलते हैं कि आदर्शवादी विदेश नीति की नींव पड़ी। शुरुआत में हमारी आदर्शवादी विदेश नीति रही। थोड़ा फैक्ट फाइल देख लूँ। प्रमुख निर्धारकों के अलावा देश की विदेश नीति के निर्माण में कई छोटे छोटे कारकों का प्रभाव होता है। राजनीतिक, संवैधानिक, अलग अलग समय में विदेश नीति के बारे में जो सोचा गया, समझा गया, उन सब का प्रभाव होता है।
फिर लीग ऑफ नेशंस के सीनेट द्वारा अमेरिकी प्रवेश की अस्वीकृति उस देश में उत्कृष्ट मामला था। भारत के प्रति उस देश की नीति निर्धारण करने में पाकिस्तानी सेना की भूमिका कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है। भारत में भी संसद जैसे कुछ राजनीतिक संस्था विदेश नीति के उपायों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओहो, क्वेश्चन इस पे जो लिखा हुआ है वो दूसरा है। मैंने जेनेसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी बताया है। तो इस तरह से एक आदर्शवादी विदेश नीति हमारा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति के लघु निर्धारकों की चर्चा करें। डिस्कस द माइनर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो दो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, नाम से ही पता चल गया, एक मेजर डिटर्मिनेंट्स और एक माइनर। माइनर डिटर्मिनेंट्स में छोटे छोटे कारक फैक्टर्स आते हैं, मेजर में बड़े फैक्टर आते हैं। जैसे मेजर फैक्टर्स है विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, जनता, लोकतांत्रिक मूल्य, ये मेजर फैक्टर है। लेकिन छोटे छोटे फैक्टर्स में लॉबिंग, प्रेशर ग्रुप जो मीडिया के माध्यम से एक्सप्रेस होता है, रिसर्च के अलग अलग फाउंडेशन के आधार पे होता है। जैसे इन दिनों विदेश नीति का पर जो सबसे बड़ा मीडिया के द्वारा जो प्रेशर ग्रुप काम कर रहा है, ऑब्जर्वर फाउंडेशन कर रहा है। देखते होंगे कि नीचे लिखा होता है बहुत सारे आर्टिकल्स में कि फलाना फेलो ऑफ द ऑब्जर्वर फाउंडेशन। तो छोटे छोटे हित से मिलके लघु निर्धारक तय होते हैं, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लघु निर्धारक किसी छोटी घटना पे जनता की प्रतिक्रिया बहुत तेज हो जाना एकदम से। जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान में जब हमारा अभिनंदन का जहाज़ गिर गया, जब उसने उस जंबाज सिपाही ने उसके 2-3 जहाज़ को F-16 को मार गिराया, उसके बाद अभिनंदन को हमने 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान ले आया। तो हिंदुस्तान में जो मनोदशा बनी थी लोगों की कि लगता था कि लोग चले जाएंगे पाकिस्तान से लड़ने, इतनी राष्ट्रीयता उन्माद पे थी, इतने उफान पे थी। तो वो टाइम बीइंग फैक्टर्स था। तो उसे अगर हमको डालना होगा तो लघु निर्धारक के कैटेगरी में डालेंगे, जो छोटे छोटी घटनाओं के द्वारा इतना बड़ा रूप ले लेता है। तो प्रमुख निर्धारक के अलावा देश की विदेश नीति के निर्माण में कई छोटे कारक काम करते हैं। राजनीतिक और संवैधानिक संस्था विभिन्न स्तर पर अलग अलग रूप में विदेश नीति के लिए काम करती है। भारत में संसद की कुछ राजनीतिक संस्थाएं विदेश नीति के उपायों को मजबूत करने में भूमिका निभाती है। जैसे भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता, ये बहुत बड़ा समझौता था, बुश के रीजन में हुआ था। यूपीए 1 गवर्नमेंट में ये समझौता हुआ था, जिससे हमें असैनिक कार्य के लिए कि बिजली उत्पादन के लिए हमें परमाणु की सप्लाई मिली थी। साथ ही विदेश नीति के पहल बनाने में जनमत की भूमिका की सराहना की जानी चाहिए। जनता का राय, लोकतांत्रिक पक्ष, ये सारी चीज़ें विदेश नीति के लघु निर्धारण में काम करते हैं। अब देखिए, भारत में दलीय व्यवस्था की भी गतिशीलता इसके विदेश नीति में काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। चूँकि अलग अलग दल है, दल के विचार अलग हैं। अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM कभी भी चाइना के खिलाफ नहीं बोलती है। जब CPI थी मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो कांग्रेस के साथ काम करती थी। तो डे टू डे रसिया और भारत के संबंध अच्छा करने में CPI का बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि CPI को जो जनरल सेक्रेटरी होता था, और रूस के राष्ट्रपति उसको बराबरी का सम्मान देते थे, उस जनरल सेक्रेटरी को। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होगा कि जब भारत और अमेरिका परमाणु समझौता जब हो रहा था, तो उस समय UPA 1 में मार्क्सवादी पार्टी
सत्ता पक्ष के साथ थी और उसने क्या खेल कर दिया, विरोध कर दिया वोटिंग में। और सत्ता पक्ष का ही स्पीकर था सोमनाथ चटर्जी, उन्होंने कहा कि स्पीकर किसी दल का व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन अब मैं इस पद पे हूं तो इसका मतलब नहीं है किसी दल के चलते मैं इस्तीफा दे दूं। उस दल की फिलॉसफी और पद की फिलॉसफी के बीच टकराहट हुआ और सोमनाथ चटर्जी को पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं दिया, चूँकि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि पद की मर्यादा किसी भी व्यक्ति या किसी भी पार्टी से ज़्यादा है। जब ओथ लेने के बाद कह दिया जाता है कि स्पीकर एक तरह से परमेश्वर हो जाता है हाउस का, फिर उसको ज़बरदस्ती किसी दलीय भावना में बांधना अपराध है। और इस नैतिकता हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ी नैतिकता का उदाहरण छोड़कर सोमनाथ चटर्जी गए। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स काम करता है। अब तमिलनाडु में जो भी सरकार होती है, पीछे तमिलनाडु में श्रीलंका को लेकर बहुत परिस्थिति अजीब हो जाती थी, क्योंकि श्रीलंका का तमिल विद्रोही लोग एलटीटी जिसको बोलते हैं, तो वो लोग अपना ईलम अपना देश बनाना चाहते थे, मांगते थे, और उसे तमिललैंड का सपोर्ट था। क्योंकि तमिलनाडु से ही वो लोग माइग्रेट करके वो तमिल भाषी गए थे, अंग्रेज़ ले गया था, दोनों उपनिवेश एक ही का था, तो गया तो अपने हक के लिए वो लोग उन लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो बराबर भारत श्रीलंका संबंध के बीच तमिलनाडु एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंटल की के रूप में काम करता है, उसकी नियामक भूमिका हो जाती है। आज भी भारत श्रीलंका संबंध में तमिलनाडु की सरकार को बहुत कंसिडरेशन किया जाता है, चाहे वो डीएमके की सरकार हो या एआईएमडीए की सरकार हो, तो उसका प्रभाव विदेश नीति पे पड़ता है। उसके बाद कृषि संबंधी लॉबी, जब डब्ल्यूटीओ का समझौता हो रहा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जब सारे हम लोगों ने भी हस्ताक्षर किए, तो बहुत सारे बात को किसानों की ओर से रखा गया, क्योंकि किसानों को डर था कि उनके कृषि उत्पाद सब्सिडी के खेल में उसका बाज़ार न खराब हो जाए, क्योंकि डब्ल्यूटीओ भेदभाव विहीन ट्रेड की बात करता है, सब्सिडी हटाने की बात करता है कि वर्ल्ड का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए सब चीज़ का, तो बहुत जोर लगाया। फिर उसी का परिणाम है कि आपको जान के हैरानी होगी कि डब्ल्यूटीओ ही, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही, उससे बड़ा डेमोक्रेटिक संस्था पूरे वर्ल्ड में नहीं है। अगर एक भी सदस्य देश किसी चीज़ का विरोध करता है तो वो बिल रुक जाता है। यानी जैसे यूएनओ में 5 को वीटो का अधिकार है, वैसे डब्ल्यूटीओ के सारे सिग्नेटरी को, लगभग 180 से ज़्यादा सिग्नेटरी हैं, उनको उनके बोर्ड से कोई भी प्रस्ताव किसी एक से रुक सकता है। तो इसका ये किसान आंदोलन और तमाम चीज़ें हुआ 90s में, उसका प्रभाव है। उसके बाद कुछ थिंक टैंकों का असर पड़ता है, जो जैसे मैंने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का बात कर लिया, दिल्ली में ये विदेश नीति पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। तो इस तरह से कंक्लूड करें तो विदेश नीति के अंदर संसद की व्यवस्थाएं, राजनीतिक दलों की स्थिति, फिर किसान और किसानी खेती करने वाले का प्रभाव, छोटे छोटे लघु उद्योग वाले का प्रभाव, उसके चलते बहुत सारे चीज़ डिटरमाइन किए जाते हैं। बहुत सारे चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक जाता है। जब आप देखते हैं कि लघु उद्योग को बचाने के लिए रिज़र्व कुछ क्षेत्र कर दिया जाता है कि इसमें कुछ भी इंपोर्ट नहीं होगा, तो उसके एक्सपोर्टर को अच्छा, जो एक्सपोर्ट करने के बाद जो डॉलर अर्जित करते हैं, तो अलग से जो फ़ायदा दिया जाता है वो दिया जाता है। उसके चलते वो छोटे तत्व बनते हैं, बुद्धिजीवियों का बनता है, थिंक टैंक का बनता है, और दलीय स्थिति का भी बनता है। तो ये सारी चीज़ें स्मॉल कंपोनेंट्स हैं, छोटे छोटे चीज़ हैं जिससे विदेश नीति का निर्माण होता है। ये प्रश्न जनरली आपके लिए शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी।
भारत की विदेश नीति निर्माण तंत्र के बारे में बताएं कि कैसे विदेश नीति का निर्माण होता है। तो देखिए कि भारत में विदेश नीति निर्माण के लिए एक व्यापक तंत्र मौजूद है। यह तंत्र इस प्रकार बिना किसी परेशानी के काम करता है। कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि विदेश नीति को अंतिम रूप देने से पहले शामिल किसी भी स्तर पे किसी तरह की कोई खामी हो। इस चक्रीय तंत्र में वैश्विक परिस्थितियाँ और वैश्विक प्रोत्साहन वैश्विक नीति निर्माताओं के एजेंडे पर नए सुझाव जोड़ते रहते हैं और इन सुझावों को लेते हुए विदेश नीति के मौजूदा ढांचों में हम सुधार करते हैं। सर्वविदित है कि भारत में विदेश नीति बनाने के लिए सबकी सहमति लेनी होती है, जिससे नीति में आधारभूत बदलाव करने की बहुत कम जगह होती है। इसीलिए डे वन से जो हमारी विदेश नीति है उसमें अमूल चूल या ऐसी नीति नहीं है कि जिसको हम रातों रात बदल देंगे। हाँ, एक चीज़ है कि जब जब प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री ज़्यादा पॉपुलर होता है तो वो विदेश नीति के मोर्चे पे दिखता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में विदेश नीति के मोर्चे पे दिखता था हमारी सक्रियता। इंदिरा गांधी जब उसने बांग्लादेश को अलग करके आज़ाद किया तो बहुत और 3-4 काम किए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स को ख़त्म किया। तो जितने सोशलिस्ट देश थे उसमें इंदिरा गांधी का कद बहुत बढ़ गया। इन दिनों माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत जीवंत कर दिया है विदेश नीति को। कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं, लेकिन जो डायस्पोरा पॉलिटिक्स है, जो हमारे यहाँ के लोग विदेशों में रह के उस राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, इतनी अधिक संख्या है कि उसके बल पे यह एहसास दुनिया को मोदी जी ने करा दिया कि भारत तुम्हारे यहाँ भी कितना शक्तिशाली है। जब ट्रंप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को के लिए उन्होंने कह दिया और लोगों से अनुरोध किया कि अब की बार ट्रंप सरकार, और ये बहुत बड़ी बात रही कि कोई आदमी उसके भूमि पे जाके और अपनी शक्ति दिखाता हो कि हम ये हैं और हम तुम्हें प्रभावित कर सकते हैं तुम्हारे वोट को। तो ये चीज़ें एक प्रोसेस से होती है, एक व्यक्ति के चाहने पे नहीं। पूरी प्रोसेस में विदेश मंत्रालय सारी चीज़ों को तैयार करता है। जैसे अभी का उदाहरण देखते हैं, यूक्रेन युद्ध, हमने दोनों से दूरी बना के रखी। चूँकि रूस हमारा मित्र है, यूक्रेन के साथ जो हो रहा है वो यूक्रेन की कहने को लड़ाई है। लड़ाई अमेरिका और ब्रिटेन और पूंजीवादी राष्ट्रों की है, पूरे पश्चिम की है। पश्चिम से भी हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन हमने संतुलन रखा। हमने उसका ट्रेड बाइकआउट नहीं किया। हमारा जो रूस से ट्रेड था चलता रहा, बल्कि हमें फ़ायदा हुआ कि आज सस्ता तेल, कच्चा ईंधन मिल रहा है, पेट्रोलियम, जिसके चलते बहुत सारे मशीनरीज़ हैं। रूस का आज भी भारतीय सेना के 65 से 70% इक्विपमेंट के लिए हमें रूस पे निर्भरता है, उसकी टेक्नोलॉजी पे निर्भरता है। तो एक संतुलित विदेश नीति का परिचय दिया, जो आदर्शवादी नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, वही गुट निरपेक्ष की नीति। हम किसी गुट में नहीं गए। हमने यूक्रेन के प्रति भी हमदर्दी दिखाई, चूँकि मानवता मर रही है, मानवता करा रही है। तो हमने बताया, हमने आग्रह भी पुतिन सरकार से किया कि युद्ध के जगह युद्ध कोई समाधान नहीं है। अंत में युद्ध के बाद भी क्या होता है, मिल बैठ के ही बात करना होगा, तो बात किया जाए। ये पहल की शांति के लिए, और शांति के लिए कल को यूक्रेन के निर्माण में कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो भारत करेगा। लेकिन भारत एक पक्ष में न हथियार उठाएगा, न सैनिक भेजेगा और न प्रखर विरोध करेगा, चूँकि भारत वैसी विदेश नीति में विश्वास नहीं करता है। तो विदेश मंत्रालय मेन कंपोनेंट है, विदेश नीति को संभालने का काम करता है, देखने का काम करता है, और ज़रूरत पड़ता है किसी ढंग का तो रेक्टिफिकेशन करता है, और रेक्टिफिकेशन थ्रू प्रधानमंत्री कार्यालय सारी आती है, क्योंकि अल्टीमेटली देश का चेहरा प्रधानमंत्री होता है उसकी, और वहाँ से कोई चीज़ अप्रूव होने के बाद विदेश नीति का वो पार्ट बनता है। तो हम लोग मूलतः गुट निरपेक्ष के ही पक्षधर हैं। हमने साम्यवाद से भी दूरी रखी, पूंजीवाद से ही, और हम एक स्वतंत्र राष्ट्र रहे। अब हम 75 साल के हो रहे हैं। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी लोकतांत्रिक मूल्य कितना मजबूत है,
और हमारी लोकतांत्रिक विदेश नीति है जिस पे दुनिया विश्वास करती है हमारे कहे पे कि अगर भारत ने कहा है कि हम परमाणु हमला पहले नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। तो ये कमाई हमने की है और इस सारी चीज़ों का इसके निर्माण तंत्र पे असर पड़ता है। बता चुका कि भारत की विदेश नीति तंत्र विदेश मंत्रालय के चारों ओर बुना गया है। भारत की विदेश नीति के निर्माण के लिए प्राथमिक संस्था भारत का विदेश मंत्रालय है और उस ढांचे में किसी ढंग का परिवर्तन, जोड़ घटाव कुछ भी करना हो, सक्रियता से विदेश मंत्रालय अपनी बात को रखता है और उसके बाद सुझाव के लिए सरकारी गैर सरकारी सारे स्तरों पे लोगों से भी सुझाव मांगा जाता है। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय हित के पहलुओं पे ध्यान दिया जाता है कि इससे भारत का आर्थिक हित न खराब हो, इससे भारत का सैन्य हित न खराब हो, यानी सामरिक हित न खराब हो, अंतर्राष्ट्रीय नीति में किसी ढंग का क्षेत्रीय असंतुलन पैदा ना हो, कहीं विश्व के सामने कोई खतरा ना हो, हमारे प्रवासियों के लिए कोई गलत ना हो। अभी एक बहुत छोटी सी घटना हो गई थी, प्रोफेट मोहम्मद को मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि उससे लेना देना नहीं, बस केवल बताता हूँ कि प्रवासियों के संदर्भ में आने वाली दिक्कतों को हम कैसे देखते हैं। तो इस पॉइंट के लिए प्रोफेट मोहम्मद ईश्वर ईश्वर है, गॉड गॉड है, अल्लाह है, सबका सम्मान होना चाहिए। कभी किसी भी ऐसे चीज़ों पे किसी को हक नहीं है कुछ बोलने का। किसी ने कुछ बोल दिया, उसका परिणाम हुआ कि सारे मुस्लिम कंट्री के 5-7 बहरीन, जॉर्डन, इराक, ईरान सब ने अपनी कठोर प्रतिक्रिया दी, हमारे एम्बेसी को बुला लिया। तो वहाँ आपको पता है कि गल्फ़ कंट्री भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे जितने स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, गैर कुशल मजदूर वहाँ जाके मोटा पैसा भेजते हैं, रिमिटेंसेस, जिससे हमारा फॉरेन करेंसी का अकाउंट लबालब भरा रहता है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी, सरकार ने नहीं की थी, लेकिन एक डेमोक्रेसी देश में एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई व्यक्ति किया, अंत में उसे पार्टी से निकाला गया। आपने सब देखा। तो सब कितना सेंसिटिव इशू है, कितना संवेदनशील इशू है विदेश नीति। इन सब को ध्यान में रखते हुए एक बार जब ठोस सुझाव मिल जाते हैं तो विदेश नीति का निर्माण का काम शुरू होता है और उसके निर्माण के बाद विदेश मंत्रालय उनके अवलोकन के लिए प्रधानमंत्री के पास भेजता है और प्रधानमंत्री के पास अप्रूव्ड हो जाने के बाद प्रधानमंत्री, चूँकि विश्व के साथ कोई भी संबंध का जो मेन गार्डियन होता है किसी देश का, प्रधानमंत्री होता है, या जहाँ राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है जैसे अमेरिका में, तो वो होता है। तो जब उनके पास भेजकर फिर विदेश मंत्रालय की नीति प्रस्ताव को प्रधानमंत्री बारीकी से जांच की जाती है। इस अभ्यास में प्रधानमंत्री को कौन कौन मदद करता है? तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, NSA। हालांकि ये बहुत पुरानी परंपरा की चीज़ नहीं है, बताऊंगा। NSA की स्थापना ही अटल बिहारी गवर्नमेंट में हुई थी। बार बार पाकिस्तान की बदमाशी के बाद ये प्रस्तावित बहुत दिन से था, लेकिन इसकी स्थापना नहीं हो पाई थी। तो NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, प्रधानमंत्री की सहायता करता है और उनके बीच किसी ढंग की विसंगति अगर देखी जाती है तो उसको आपस में मिल बैठ के दूर कर लिया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वो नीति प्रस्ताव के वित्तीय, रणनीतिगत और राजनीतिक पहलू का भी अवलोकन करें, जिससे एक बार उस प्रस्ताव को कैबिनेट या उसकी समितियों के पास चर्चा या अंतिम अनुमोदन के लिए भेज दिया जाता है और वहाँ से अनेक हितधारकों द्वारा देखा जाता है और इस प्रकार किसी भी चीज़ को जोड़ना घटाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। फिर वो चीज़ें संसद में जाती हैं और संसद से पारित होकर वो हमारे नीति का अंग बनती है। तो एक ठोस प्रयास से ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि जो राजा सोच ले, कोई एक व्यक्ति सोच ले और विदेश नीति हो जाए। तो विदेश नीति बहुत स्थिर, धैर्यपूर्वक और गंभीर कार्य है। ये बड़ा रोचक टॉपिक है। फिर अनुमोदन के बाद विदेश नीति बन जाती है। अब 3 प्रश्न को मैं डिस्कस कर दिया, सारे आंसर
आप SF क्लासेस का डाउनलोड कर लीजिए, क्या बोलते हैं वो, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऐप पे देखिए और हमारे ऑफिस के संपर्क में रहिए, सारा गेस आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन बता देता हूँ, NDA 1 और NDA 2 की विदेश नीति का दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। तो NDA 1 कौन था? जिसके अटल बिहारी वाजपेयी रहे। वो सरकार 3 बार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की, एक 13 दिन के लिए, एक 13 महीने के लिए और 5 साल के लिए। वो सरकार 2004 तक थी और उसके दौरान NDA 1 की विदेश नीति की सबसे बड़ी खासियत थी कि अटल जी हर हालत में भारत पाकिस्तान के संबंध को सामान्य करना चाहते थे। लेकिन जितना तेज प्रयास हुआ उतना ज़्यादा हमें पाकिस्तान की ओर से धोखा मिला। हमारे संसद पे हमला हुआ और कारगिल पे धोखा देके कारगिल पे हमारे क्षेत्र को कब्जा किया गया था, हमने खाली कराया। 2 एटॉमिक पावर लड़ रहे थे, पूरे विश्व को लग रहा था कहीं विश्व युद्ध ना हो जाए, तो धोखा देके कारगिल विजय हमने प्राप्त किया। उसके बाद संसद में भी मुंह तोड़ जवाब दिया, सारे आतंकवादियों को हमने मार दिया। उसके बाद बम्बे का कसाब का हमला हुआ। मतलब तमाम ऐसी चीज़ें होती रहीं। सॉरी, कसाब का बाद में हुआ, उससे पहले बम्बे में ब्लास्ट हुआ था। मतलब दाऊद इब्राहिम और डी कंपनियां जो शामिल हैं, वो उसके द्वारा एक बहुत बड़े सैकड़ों लोगों की जाने गई थी, वो घटना हुई थी। ये तो बाद में हुई है। तो ये 3-4 घटनाएं करता रहा। फिर भी हमने पाकिस्तान से संबंध बनाने के लिए लाहौर गए, भारत लाहौर पाकिस्तान बस चला, खुद अटल जी जाके लाहौर गए। फिर मुशर्रफ आगरा भी आया और आगरा भी टूट गया, नहीं किसी निष्कर्ष पे पहुंचा। आज उसी NDA की सरकार में इसने भी कोशिश की गई थी ठीक करने की, लेकिन लगातार आतंकवादियों को भेजना, उरी की घटना, पठानकोट की घटना, ऐसी घटनाएं होती गई कि बिल्कुल NDA 2 में भारत पाकिस्तान के रिश्ते ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा मानवीय संवेदना दिखाते हुए लौटते समय वो कुछ देर के लिए पाकिस्तान रुक भी गए, बिना पूर्व सूचना के। बड़ा आश्चर्य की बात थी विदेश नीति में, लेकिन डेयर किए कि कम से कम एक तरह से शादी ब्याह में जाने की डिप्लोमेसी से कुछ तो नवाज शरीफ पे फ़र्क पकड़े। लेकिन चक्कर यह है कि वहाँ की सेना इतनी पावरफुल है कि वो विदेश नीति के रास्ते रोड़ा बनती है और प्रजातंत्र बहुत मजबूत नहीं है। तो इस तरह से NDA 1 की विदेश नीति पूरा साउथ एशिया सेंट्रिक रही और पाकिस्तान पे ज़्यादा जोर था और जगह के लिए सामान्य सी बात थी। चूँकि स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री रह चुके थे और बराबर पार्लियामेंट में उस विदेश के लिए जो भी डेलीगेशन होता था या जो भी संसदीय समिति बनती थी, उसकी अध्यक्षता अटल जी ही करते थे और नेहरूवादी विदेश नीति से वो बिल्कुल सहमत थे, प्रभावित भी थे। इसलिए बहुत ज़्यादा कोई उस विदेश नीति में कोई चेंज नहीं हुआ, बहुत स्थिरता से चला। हाँ, पाकिस्तान चैप्टर को बड़े एग्रेसिव रूप से, बड़े गर्मजोशी से उसका समाधान अटल जी चाहते थे, लेकिन नहीं हो सका। NDA 2 की विदेश नीति पाकिस्तान पे साइलेंट है, लेकिन पूरे दक्षिण एशिया के साथ नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा संबंध बनाने का प्रयास किया। पहली बार भी प्रधानमंत्री बने थे जब 14 में, तो पहली यात्रा इन्होंने भूटान की ही की थी। फिर अभी भी बने, सबको अभी मदद किया। पीछे नेपाल में भूकंप आया, नेपाल का निर्माण करके दिया। चाहे बांग्लादेश में जब भी समस्या आई वहाँ किया, मालदीव में किया, श्रीलंका में अभी क्राइसिस है उसमें भी किया जा रहा है। भूटान के साथ डोकलाम के मामले पे हमने अपना पूरा फौज भेजा। लेकिन हमने पूरे यूरोप में अपना एक अलग प्रभाव छोड़ा, डायस्पोरा पॉलिटिक्स खेला। जो विदेश में भाई बंधु रहते हैं उनके द्वारा
उनके माध्यम से हमने अपनी मजबूती दर्ज कराई कि हम हर देश के निर्माण में हैं। भारतीय एक ऐसा है जो अच्छे खासी संख्या में हम सबके निर्माण में हैं। और अमेरिका में बार बार जाना, हर जगह जाकर, हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे जाकर, जापान से बहुत अच्छा संबंध बना के, जो अभी गुजरे सिप्ते जी आए, अहमदाबाद उनको लाया गया, बनारस लाया गया, चीन को दो बार जिनपिंग आए, और लेकिन चीन आज भी नासूर है हमारे लिए। वो कहीं भी विदेश नीति में हमारे लिए बहुत बड़ा खटका है। ये अलग बात है कि भारत और चाइना का व्यापार सार्वकालिक शीर्ष पे है, सबसे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सीमा विवाद को लेकर बराबर एक तनाव रहता है। और एनडीए सरकार 2 का एक बहुत बड़ा हेडक है साइनो इंडिया रिलेशन, इंडो चाइना संबंध। अन्यथा हमने अमेरिका में भी अपनी अच्छी पहुंच बनाई है, संतुलित होकर रूस से भी बनाई है, और एक संतुलित विदेश नीति हम चला रहे हैं दोनों फेज में। मोदी की कूटनीति से अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को कैसे सुधरा, पर्सनल रिश्ता इन्होंने बनाया, चाहे वो ओबामा से हो। ओबामा 6 साल अपने काज का पूरा कर चुका था, 2 साल मोदी जी के साथ रहने का मिला फ़ायदा, और ट्रंप शासन से तो मोदी जी का इतना दोस्ताना संबंध हुआ था कि बहुत ढंग का सहयोग मिला। जो बिडेन भी भारत को लेकर बहुत आशावान है। सिंधु जल संधि, सिंधु नदी है जो तिब्बत से निकलती है, भारत होते हुए पाकिस्तान में जाती है। इसकी 5 सहायक नदियां हैं, जैसे रावी, चेनाब, झेलम, और रावी, चिनाब, झेलम, और इधर सतलुज और ब्यास। तो सिंधु के साथ पूरे जल तंत्र जो पाकिस्तान चली जाती है, और बाद में पाकिस्तान जाके वो नदियाँ कहाँ मिल जाती हैं, तो अरब सागर में मिल जाती हैं। भारत के हिस्से में जो नदियाँ हैं सिंधु जल तंत्र का, वो हिमाचल होते हुए पंजाब तक आती है, बहुत बड़ा महत्व है। तो सिंधु जल संधि विश्व बैंक के विशेष प्रयास से पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खां के बीच 1951 में हुआ था, जिसके द्वारा नेपाल को जल मिलता है। बार बार इस पर अभियोग लगता है कि भारत ज़्यादा जल का यूज कर लेता है, जब बाढ़ आता है तो मुझे छोड़ देता है। तो इस ढंग के तनाव में संबंध चलते रहते हैं। पीछे हुआ कि बंद कर दिया जाए, सिंधु जल ही बंद कर दिया जाए, तो अब सवाल उठता है क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रकृति ही नहीं होने देगी। अगर हम उस जल को बंद कर देंगे तो रखेंगे कहाँ? इतनी विशाल नदी है, गंगा से 20 है सिंधु, 3 नदियाँ बहुत विशाल है, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु। तो वो जल स्टोरेज कहाँ होगा? और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो प्रकृति में बहुत उछल कूद हम नहीं मचा सकते हैं, तो चलेगी वो त्रुटि। और फाइनली वो सेटअप हुई थी 1960 में। तो इस पर पढ़ लीजिएगा, भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध और चाइना कार्ड। यानी चाइना कार्ड का इतना ही मतलब है, प्रश्न के लिए दे दिया हूँ, सब में चाइना कार्ड है। भारत श्रीलंका संबंध चाइना कार्ड, भारत मालदीव संबंध चाइना कार्ड, भारत म्यांमार, भारत नेपाल, भारत भूटान। चूँकि चाइना एक पॉलिसी बना रहा है, बिल्ट इन रोड पॉलिसी, जिसके द्वारा इस सबको अपने जद में ले चुका है। भारत उसका विरोध करता है और वही स्थिति खड़ा कर रहा है, जिसके चलते रूस ने यूक्रेन को ठोका है कि तुम नाटो को बगल में ला के बैठा दोगे और हम ये कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो उसी तरह चारों ओर से एसेस चाइना का कर दिया है, तो भारत के लिए दिक्कत की बात है। उसके बीच ही संबंध, वैसे भारत और बांग्लादेश का सर्वकालिक इन दिनों बहुत अच्छा संबंध चल रहा है। लुक ईस्ट, नरसिंह राव के समय ईस्ट माने पूर्वी एशिया के साथ, जहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर आदि देश के बीच जो संबंध है कि अब ये वर्ल्ड इकोनॉमी का सबसे पावरफुल बैटरी है। यहाँ विश्व इकोनॉमी सबसे तेज़ी से ग्रो किया है। आसियान यहाँ का संगठन है, जिसके अब हम संगठन सदस्य हो गए। तो नरसिंह राव जी ने शुरू किया
और मोदी जी ने एक्ट ईस्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया कि और पूरब की ओर देखो ही नहीं, पूरब एक बहुत बड़ा हमारा व्यापारिक भागीदार हो रहा है और तथाकथित विकसित राष्ट्रों से ज़्यादा भविष्य इस ईस्ट का है। UNCCF और क्योटो प्रोटोकॉल बढ़िया से पढ़ लीजिएगा भाई, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन रहना। भारत के विश्व व्यापार संगठन में एक भूमिका, WTO में भारत का क्या भूमिका है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कुछ टॉपिकों पर टिप्पणी है। नॉन अलाइंड मूवमेंट बताया कि आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सादात मिस्र के राष्ट्रपति और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री सुकर्णो सब ने मिलकर नॉन अलाइंड मूवमेंट को बनाया कि सब नए नए आज़ाद देश से आगे बढ़ेंगे। पंचशील ये चाइना के संबंध था, 5 शांति के, इसकी अवहेलना चाइना ने किया और 62 में भारत के साथ युद्ध लड़ा और युद्ध में हम हारे और वही आदर्शवादी विदेश नीति की हार हुई। उसके बाद हमारे विदेश नीति से व्यवहारवाद आने लगा और आज हम एक मिलिट्री पावर बन रहे हैं। न्याय संगत पर्यावरण संरक्षण तंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो आजकल अजीत डोभाल है, तो ये संस्था क्या है बताया कि विदेश नीति के निर्माण में इस संस्था की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण उसके निर्माण में राष्ट्रीय सुलह सलाहकार। भारत के लिए रूस का क्या सामरिक महत्व है, बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव क्या है, मध्य एशिया की भू राजनीतिक महत्व को समझाइए, आतंकवाद और अतिवाद, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, G20। ये सारे क्वेश्चन के बहुत देसी अंदाज में बहुत अच्छी भाषा में आंसर दे दिए गए हैं। इसको देखिए और उसके द्वारा अपने परीक्षा को दीजिए और जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इग्नू संबंधी सारी चीज़ें आती रहेंगी। मैंने बताया कि ये बहुत जल्दी हिस्ट्री पे इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू हो रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक, आने वाले भविष्य के 8 सेमेस्टर तक पूरे इतिहास को पढ़ा दिया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। जल्दी उस कोर्स की घोषणा करूँगा। जय हिंद।